नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। मैं आज आपको इस वीडियो में मौर्य वंश के बारे में, जो मगध जनपद पर शासन करने का कार्य करते थे, उनके बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। मौर्य वंश मौर्य वंश का जो संस्थापक है उसका पहले अपन जिक्र करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक जो है उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सन है 322 ईसा पूर्व। इसके पहले वाले दो वीडियो में मैंने जनपदों के बारे में बताया था, महाजनपदों के बारे में, राजस्थान के महाजनपद और भारत के महाजनपदों के बारे में बताया था, जिनमें एक जनपद का नाम आया था मगध जनपद। मगध जनपद सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली जिसको अपन कह सकते हैं। उसके बाद उसी मगध जनपद में मौर्य वंश के पहले 3 राजवंशों ने शासन किया था, जिनका नाम हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। 2 ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम है महावंश, एक का नाम है दीपवंश। बहुत ग्रंथ है जिनमें श्रीलंका का वर्णन भी है। महावंश और दीपवंश महाग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महावंश और दीपवंश ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था। मौर्य शाखा का क्षत्रिय था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो इन ग्रंथों से अपन अनुमान लगा सकते हैं। इनमें ऐसा अनुमान लगाया गया, बताया गया कि महावंश और दीपवंश ग्रंथों में बताया चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था। उसके बाद अपन बात करें कि मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व में मगध जनपद में उन्होंने अपना शासन कार्य प्रारंभ किया था। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य, चाणक्य में एक 2 नाम इसके और, एक विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसका एक नाम और भी है, विष्णुगुप्त भी है, एक नाम इसका और है कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य, जिसको अपन विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कह सकते हैं, भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। उस तक्षशिला की राजधानी गांधार थी। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य आचार्य थे, अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उसी विश्वविद्यालय के अंदर दीक्षित किया, अर्थात ज्ञान देने का कार्य किया। सब प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को हर ज्ञान में निपुण बनाया। उसके बाद मगध जनपद में नंदवंश का उस समय शासन था, तो अंतिम जो नंदवंश का शासक था घनानंद, उस घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। हराने के बाद 322 ईसा पूर्व में मगध जनपद के अंदर मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलो हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य
तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था। पहली बात तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की अपन आगे बात करते हैं। पहले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। देखिए 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पहले इनका काल देखिए 322 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व तक। अब इसका साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था। हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण भारत का मतलब है कावेरी नदी क्षेत्र तक, कावेरी नदी क्षेत्र तक। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत जो वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है। उसके बाद पश्चिम की बात करें, पश्चिम में इसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र जिसको आज अपन गुजरात कहते हैं। उसके बाद पूर्व में मगध जनपद था ही, पूर्व में मगध क्षेत्र पूरा जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के आगे। तो पहले आप वापस एक बार देख लीजिए मौर्य वंश जिनका समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक पूरा इनका काल है। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अभी इसकी स्थापना इन्होंने चाणक्य जिसका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य मिलता उनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश को स्थापित किया है मगध जनपद के अंदर। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो महावंश और दीपवंश जो बहुत ग्रंथ है उनमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय था। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेकर के दक्षिण भारत में कावेरी नदी क्षेत्र तक, उसके बाद पश्चिम में सौराष्ट्र जिसको आज अपन गुजरात कहते हैं, पूर्व में मगध जनपद तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद अगली बात हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। इसका जो जिक्र हमें मिलता है वे है दो तमिल ग्रंथ। एक का नाम है अहनानुरु और दूसरे का नाम है मुर्नानुरु। अहनानुरु और मुर्नानुरु दो तमिल ग्रंथों में भी हमें वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। इसलिए दक्षिण भारत कावेरी नदी क्षेत्र तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद आगे बात करते हैं 305 ईसा पूर्व की। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य व यूनानी शासक जिस ये मैसिडोनिया का शासक था। यूनानी शासक का मतलब है मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस निकेटर। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और मगध जनपद में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बीच में युद्ध हुआ के बीच युद्ध हुआ। तीन सौ पांच ईसा पूर्व में वापस बात करते हैं। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हो गई। अब उन संधि की शर्तें क्या थी? नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना है, अर्थात सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री हेलेना उसके साथ इनका विवाह हुआ, जो भारत में है या पूरे संसार के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। वापस चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच में युद्ध के बाद जो संधि हुई है, संधि की पहली शर्त ये थी कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में वैवाहिक संबंध हुए और सेल्यूकस की पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, जो इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली बात, संधि की दूसरी शर्त है कि सेल्यूकस ने जो कंधार, हेरात, काबुल, जेड्रोसिया का मतलब है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, जेड्रोसिया का मतलब है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, तो इन दोनों, इन हेरात, काबुल, कंधार, जेड्रोसिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जिसको अपन कहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को लौटाने पड़े। उसके बाद प्लूकार्ट नाम का एक विद्वान कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दी। वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि शर्त के तहत 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान की और उसके बदले में इसके विजयी क्षेत्र उन्होंने प्राप्त कर लिए। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन, सुदर्शन जेल का निर्माण। सुदर्शन जेल का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जेल का निर्माण हुआ। इस जेल का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल यानी प्रांतीय गवर्नर, कहीं पर राज्यपाल भी मिलता है, कहीं पर प्रांतीय गवर्नर भी मिलता है, प्रांतीय गवर्नर जिसका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य, इसने सौराष्ट्र के कृषकों के लिए एक महत्वपूर्ण झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है सुदर्शन झील। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात के किसानों के लिए सिंचाई, पेयजल इत्यादि के लिए जो झील का निर्माण हुआ है उसका नाम है सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल या प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। इसके दिशा निर्देश पर इस जेल का निर्माण करवाया गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में, चंद्रगुप्त वृद्धावस्था में आ गया। चंद्रगुप्त वृद्धावस्था के अंदर अपने जीते जी अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राजपाट सौंप करके दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत यानी श्रवणबेलगोला जो मैसूर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, वहां पर चला जाता है। वहां पर एक जैन संत, जैन मुनि हुआ करते जिनका नाम है भद्रबाहु। जैसा कि पहले दूसरे नंबर वीडियो में भी मैंने भद्रबाहु और इनके बारे में एक थोड़ा सा जिक्र किया था भद्रबाहु चरित ग्रंथ के अंदर, कि भद्रबाहु चरित ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था के अंदर दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक जाता है। वहां पर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है। ये स्थान चंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त वस्ती मंदिर है जहां पर जैन मुनि भद्रबाहु का स्थान था, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व, यानी पहले अपन बात करते हैं श्रवणबेलगोला जो वर्तमान में मैसूर क्षेत्र के अंदर यानी कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक जाता है, वहां पर भद्रबाहु से दीक्षित हो जाता है, जैन धर्म की दीक्षा ले लेता है। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में सलेखना पद्धति
यानी लंबे समय तक उपवास, लंबे समय तक उपवास, लंबे समय तक उपवास या भूखा रहने के कारण 258 ईसा पूर्व में सलेखना पद्धति अर्थात लंबे समय तक उपवास चंद्रगुप्त मौर्य रखता है और 258 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। अब अलग अलग विद्वानों ने बिंदुसार के नामकरण अलग अलग किए। जैसे नंबर 1 यूरोपीय विद्वानों ने बिंदुसार का नाम क्या रखा, देखिए आप। यूरोपीय विद्वानों ने इसको कहा अमित्रोचेट्स, चैट्स, या अपन इसको कहते हैं अमित्रघात, दुश्मनों को विजित करने वाला, हराने वाला, दुश्मनों को खत्म करने वाला अमित्रोचेट्स। उसके बाद बिंदुसार का दूसरा नाम देखिए आप वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था, उसके बाद यूरोपीय विद्वानों ने इनका नाम रखा है अमित्रोचेट्स या अमित्रघात, दुश्मनों का संहार करने वाला। वायु पुराण में इसको कहा गया भद्रसार। और जैन ग्रंथ के अंदर, जैन ग्रंथ या जैन अनुश्रुतियों में इसको कहा गया है शेयसेन। अब हम आगे बात करते हैं बिंदुसार की, कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को रोकने के लिए, इस विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले भेजा था अशोक को, उसके बाद भेजा सुसीम। पहले भेजा अशोक को, फिर भेजा सुसीम को। वापस याद दिला दूं कि बिंदुसार जो मौर्य वंश का अगला चंद्रगुप्त के बाद शासक बना, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा, फिर अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा। उसके बाद अगली बात करते हैं कि बिंदुसार के दरबार में विदेशी राजदूत, बिंदुसार के दरबार में 2 महत्वपूर्ण विदेशी राजदूत आए थे, जिनमें पहला नाम है डायमेकस का। ये फेलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था। उसके बाद डियानीसियस, ये यूनान से और ये मिस्र से। इस प्रकार से विदेशी राजदूत 2 आए, डायमेकस और डियानीसियस। उसके बाद तो इसका एक काल देखिए आप 298 से 272 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक का काल है इसका। तो वापस एक बार बात करते हैं अपन मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य को उत्तराधिकारी बना था। इनके नामकरण की बात करें तो यूरोपीय विद्वान जिन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या मित्रघात का, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथ में इसको शेयसेन कहा गया।
उसके बाद बिंदुसार के दरबार में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह का दमन करने रोकने के लिए अशोक और उसके बाद सुसीम को भेजा गया। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में विदेशी जो राजदूत आए हैं, उन राजदूतों में पहला डायमेगस जो फिलाडेल्फिया का राजदूत था, और डियोनिसियस मिस्र के राजा का ये राजदूत था। उसके बाद बिंदुसार के जीते जी सम्राट अशोक, जिन्होंने राजपाट की तैयारी कर ली थी, यानी बिंदुसार चाहता कि मेरे बाद मौर्य वंश का अगला शासक सुसीम बने, लेकिन बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध ही अशोक ने औपचारिक रूप से अपना राजपाट शुरू कर दिया। उसके बाद 272 ईसा पूर्व में ही अशोक ने अपना औपचारिक राजपाट शुरू कर लिया था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का ये विस्तृत वर्णन आपके सामने मैंने रखा है। कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू।